हे गाइस, वेलकम टू पहल अकेडमी। पहल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया ही होंगे। हमने पिछले संडे को हमें करवानी थी आपको जो हमारी आर्थिक समीक्षा है उसका जो क्वेश्चन बनाने थे प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। हमारे जो कृषि और संबंध क्षेत्र में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावित क्वेश्चन आने की क्या क्या है संभावना है, तो वो बनाने थे। लेकिन पर्सनल रीजन की वजह से मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवाई पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो एक मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहती हूँ कि जो अभी वीडियो मेंस हो रहा है, तो उस वीडियो मेंस के लिए हमारे चैनल के द्वारा आपको राजस्थान की जो राजस्थान से रिलेटेड जितना भी आता है ना, तो उससे रिलेटेड एक क्विक रिवीजन आपके लिए तैयार किया गया है। तो यूट्यूब चैनल पे जाके बाय सुमन सानू तैयार किया गया है, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके क्विक रिवीजन को कर लीजिए ताकि आपके मेंस में जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसमें लगभग 15-20 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। तो एक बार आप वो जरूर देख लीजिए जाने से पहले, ठीक है। चलिए आज हम आर्थिक समीक्षा का जो हमारा चैप्टर है, सेशन है, उसको शुरू करते हैं। आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत अभी हम कृषि और संबंध क्षेत्र से चल रहे थे, कृषि और संबंध क्षेत्र का चल रहा था। मैंने जैसे आपको कहा था कि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे प्रीलिम्स के लिए, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना पाई, 15 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। इसके अलावा जितने भी बनेंगे तो शायद हो सकता है कि हम उससे रिलेटेड PDF आपको प्रोवाइड करवा दें। पर अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आने के चांसेस है, ठीक है। बांध और नहर प्रणाली के लिए राज्य में सर्वप्रथम स्कोडा सिस्टम कहाँ पे स्थापित किया गया है? स्कोडा सिस्टम है, पहले तो सबसे पहले ये बात देख लीजिए कि सर्वप्रथम पूछा गया है कि कहाँ पे शुरू किया गया। स्कोडा सिस्टम होता क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन प्रणाली। जो हमारे पहले की जो क्लासेज जो उसके उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्कोडा सिस्टम क्या है। तो आज मैं इन पे बात ना करके मैं सीधे सीधे क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बीसलपुर बांध पे शुरू किया गया है, गुडा बांध पे शुरू किया गया, जवाई बांध पे या भाखड़ा नहर पे शुरू किया गया। तो यहाँ पे सर्वप्रथम पूछा गया है, तो सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम ए, उत्तर इसका ए है, तो बीसलपुर बांध पे ये शुरू किया गया है, ठीक है। मैंने इसके साथ साथ आपको एक पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दिया है। जो जो इसमें टर्मिनोलॉजी आई है वो सब इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। स्कोडा क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन है। ये पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु है। जल प्रबंधन हेतु जहाँ भी जैसे पानी छोड़ा जाता है तो हमें पता रहना चाहिए कि नहर में है कितना पानी की मात्रा है और डैम पानी की कितनी कहाँ पे चोरी हो रही है। तो इन सबका पता करने के लिए सरकार ने क्या किया? स्कोडा सिस्टम को, ऑनलाइन सिस्टम है उसको लागू कर दिया, ठीक है। गुड़ा बांध कहाँ पे है तो ये भी पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है गुड़ा बांध पाली में हूँ, बूंदी में है, सॉरी गाइस, गुड़ा बांध बूंदी में हूँ, जवाई बांध पाली में हूँ। और यहाँ पे नर्मदा नहर परियोजना की बात की गई, तो नर्मदा नहर परियोजना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसमें पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है। ये क्वेश्चन पहले भी RPSC के द्वारा पूछा जा चुका है और इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, तो फिर से आने के चांसेस भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की कौन सी बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है, तो ये नर्मदा नहर परियोजना है। कहाँ कहाँ पे चलते हैं नर्मदा नहर अपनी? एक तो जालोर में है और एक बाड़मेर है। इसके 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है, जालोर बाड़मेर में। अब दो में अपना स्कोडा सिस्टम है वो दो में लागू किया गया है, एक तो बीसलपुर बांध में और एक जवाई बांध में। जवाई है जो पाली में है, इस पे अभी फिलहाल ही लागू किया है। तो सर्वप्रथम देखिए तो बीसलपुर बांध है ना, इस पे ही हमारा स्कोडा सिस्टम लागू किया गया। और हमारा क्वेश्चन भी यही था कि सर्वप्रथम किस पर स्कोडा सिस्टम लागू किया गया, तो बीसलपुर बांध पे लागू किया गया, ठीक है। प्रश्न 2 हमारा क्या है कि अटल भूजल योजना कब लागू की गई? सीधे सीधे जैसे मैंने आपको पहले भी जितने भी सेशन हो चुके हैं मैं आपको बता चुकी हूँ कि RPSC का ट्रेंड रहा है कि कोई भी योजना अगर सरकार के द्वारा लागू की गई, चाहे भारत सरकार के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा हो, चाहे सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कब लागू की गई। और अगर स्टेटमेंट दी गई किसी भी योजना से संबंधित, तो एक स्टेटमेंट तो ये पक्का ही होगा कि ये योजना इस डेट को, इस वर्ष को लागू की गई, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 को, 17 दिसंबर 2019 को, 15 अगस्त 2019 को या 30 जून 2020 को। तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2020 को ये योजना लागू की गई। आप ये डेट याद कर लीजिए, अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 को। अब चलिए सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि अटल भूजल योजना है क्या।
तो भारत सरकार और विश्व बैंक, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता था। स्टेटमेंट जैसे मैंने तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनाए, तो ये भी स्टेटमेंट आ सकता है। इस हिसाब से क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहला स्टेटमेंट तो दे दिया कि 1 अप्रैल 2020 को लागू की गई। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से लागू की गई। यहाँ विश्व बैंक का नाम दे के किसी और का भी, जैसे एडीबी का नाम दे दिया, तो फिर वो स्टेटमेंट गलत हो जाता कि एडीबी नहीं है भाई, यहाँ तो विश्व बैंक है, ठीक है ना। 50-50 के सहयोग से 50-50, 50 भारत सरकार का होगा इसमें योगदान और 50 विश्व बैंक का होगा, ठीक है। देश के 7 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा है इसमें, गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, राजस्थान। देखिए राजस्थान भी इसके अंतर्गत है, तभी इसके पूछे जाने के चांसेस है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए लागू किया गया है। और एक ये भी पूछा जा सकता है कि सीधे सीधे कि अटल जो भूजल योजना है, इसकी कार्य अवधि या समयावधि कब तक है? तो 2024-25, 2024-25, 2022, 2023, 2024, 2025, इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है। तो 2024-25 तक है और 2020-21 में ये लागू की गई 5 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है। हमारा प्रश्न तीसरा कौन सा है कि राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण का सूत्रपात कब किया गया, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे प्रथम चरण की बात की गई है, ठीक है। तो प्रथम चरण 20 अगस्त 2019 को, 17 दिसंबर 2019, 15 अगस्त 2019 या 30 जून 2020 को। तो इसका राइट आंसर है कि ये 20 अगस्त 2019 को लागू की गई थी, ठीक है। 20 अगस्त 2019 को प्रथम चरण, ये प्रथम चरण ही पूछे जाएंगे। अगर बाद में जितने भी चरण लागू हुए वो कोई नहीं पूछता। प्रथम चरण सरकार ने इस योजना को कब लागू किया? एक तरीके से सरकार ने कब लागू किया? 20 अगस्त 2019 को। इसमें राजीव गांधी जल संचय योजना है, राज्य के सभी 33 जिलों में ये योजना लागू की गई, ठीक है। कार्य अवधि इसकी 2 वर्ष की है। उद्देश्य क्या किया? सरकार ने संचालित जितने भी केंद्रीय और राज्य की योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधन है, उसका प्रभावी कन्वर्जेंस करना और अन्य विभिन्न प्रकार से प्राप्त बजट का उपयोग करके जल संरक्षण और जल भराव संरचना है उनकी गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना है। सरकार को जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए सरकार ने जितने भी जो हमारी वित्तीय जितनी भी योजना है, चाहे उनको कन्वर्जेंस कर दिया या अन्य संसाधनों से जहाँ भी बजट मिल रहा था, तो उन सबको लेके सरकार ने एक योजना शुरू कर दी, राजीव गांधी जल संचय योजना, ठीक है। प्रश्न 4 क्या है कि नीली क्रांति योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नीली क्रांति योजना सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे, किससे, कौन सी? विभिन्न प्रकार की ये जो चल रही है ना, नीली क्रांति हो गई, सफेद क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति जिसको बोलते हैं, लाल क्रांति संबंधित। इसी प्रकार से नीली क्रांति का इकोनॉमिक सर्वे में उल्लेख किया गया था, तो मैंने यहाँ आपको बताया हूँ। मत्स्य उत्पादन से, बैंगन उत्पादन से, सागरीय कृषि या उर्वरक उत्पादन से। तो नीली क्रांति है ये हमारी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार है ना, उसके द्वारा पहले नीली क्रांति योजना शुरू की गई थी 3000 करोड़ की, पर बाद में सरकार ने क्या किया कि मत्स्य संपदा योजना लागू की। तो इस नीली क्रांति योजना को क्या किया कि उसके साथ मत्स्य संपदा योजना के साथ एकीकृत कर दिया, ठीक है। तो अभी इतना ही पूछा जा सकता है कि नीली क्रांति योजना किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। हमारा प्रश्न 5 क्या है कि ज्ञान सागर क्रेडिट योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे नहीं करी कि मैंने जो क्वेश्चन बनाई है उन्हीं से आपको क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे प्रीलिम्स में, मेंस में। मैं आपको एक पैटर्न बता रही हूँ कि आरपीएससी का क्या ट्रेंड है, कि किस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं आरपीएससी के द्वारा, तो वो बता रही हूँ। बाकी मैंने जितने भी कृषि संबंधित, चित्र से संबंधित जितना भी हमारे सेशन हो चुके हैं उनमें मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ कि इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है और इस हिसाब से बन चुका है, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारा एक सेशन है, ये मैं आपको एक फ्रेमवर्क तैयार करके बताना चाहती हूँ कि इस हिसाब से क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ज्ञान सागर क्रेडिट योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करना, गैर कृषि गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त करना, महिला किसानों द्वारा कृषि कार्य हेतु ऋण प्राप्त करना, किसानों के कृषि ऋण और शाखा आवश्यकताओं को पूर्ण करना। वैसे तो देखिए सब में ऋण प्राप्त करना ही दे रखा हूँ, पर यहाँ पे ज्ञान सागर है तो थोड़ा सा आइडिया में आ जाता है कि ये ज्ञान से संबंधित है, तो भैया उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करना इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। राज्य में ग्रामीण और शहरी छात्र छात्राओं को व्यवसाय एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए, तकनीकी पाठ्यक्रम मतलब उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है।
कितनी प्रदान करेंगे सरकार? भारत सरकार में शिक्षा प्राप्त, भारत में अगर आपको शिक्षा लेनी है तो आपको 6 लाख का ऋण प्रोवाइड करवाई जाएगा, और अगर विदेश में शिक्षा प्राप्त करनी है तो आपको 10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। और जो छात्राएं हैं उनको 0.5% की ब्याज दर में छूट भी प्रदान इसके अंतर्गत की जाएगी, ठीक है। प्रश्न 6 है, जैसे ये इस हिसाब से क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है? ये तो आरपीएससी हमेशा ही पूछता है, तो ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, तो हो सके ये तो आपको जो कहते हो आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मिल सकता है, ठीक है। 52.58%, 50.08, 55.82, 45.67, तो ये इसका राइट आंसर है 52.58%, ठीक है। ये देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है वो तो 52.58 है, वानिकी है वो 8.08% है, तो ये अलग से पूछी जा सकती है, वानिकी कितना प्रतिशत है तो 8.08 है। चारागाह भूमि भी अलग से पूछे जाने के चांसेस है, तो कितनी चारागाह भूमि है तो 4.86% हमारी चारागाह भूमि है, ये भी याद कर लीजिए। और बंजर भूमि कितना प्रतिशत है? 10.84% है जो हमारी बंजर भूमि है, ठीक है। वानिकी पहले 8% है, चारागाह भूमि 4.86 है और बंजर भूमि 10.84 है, ठीक है। अब आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा गया है? ठीक है, पशुधन का, फसल का, वानिकी का या मत्स्य का? तो पशुधन का योगदान इसमें सर्वाधिक रहा है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में पूछ रहे हैं कृषि और संबंध क्षेत्र में से, कृषि और संबंध क्षेत्र में ये सब शामिल होती है, पशुधन, फसल, वानिकी और मत्स्य शामिल होता है। तो इसमें जैसे यहाँ पे दे रखा हूँ कि ये देखिए पशुधन है जो ग्रीन कलर में है, तो ये है 46.25% है, वो तो हो गया हमारा पशुधन, ठीक है। बाई चांस ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि पशुधन का योगदान है जो कृषि और संबंध क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन में पशुधन का योगदान कितना प्रतिशत है तो 46.25%, आप ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। ये फसल क्षेत्र का दिया गया है तो ये है 45.94% फसल का हो गया। वानिकी का देखें तो वानिकी रेड कलर में है तो 7.44% हमारी वानिकी हो गई। और मत्स्य देखिए बहुत ही थोड़ा है, 0.37% योगदान है मत्स्य क्षेत्र का, ठीक है। तो एक ये याद कर लीजिए आप, और बाकी इनका क्रम देखिए, पहले ये आ गई, पहले पशुधन आएगा, फिर फसल आएगी, और फिर तीसरी वानिकी आएगी, और चौथा हमारा मत्स्य आ गया, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भू उपयोग सांख्यिकी में, ये आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा भी आपको मिल सकता है, सर्वाधिक भूमि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रफल निम्नलिखित में किसका है? ठीक है, बंजर भूमि का है, चारागाह भूमि का है, उष्ण कृषि योग्य भूमि का है या वानिकी का? अभी जैसे हमने कहा था ना 52 पॉइंट समथिंग, ये देखिए ये सेम ही क्वेश्चन था। ये देखिए राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, ये तो जैसे 52.58 ये सब सर्वाधिक है, तो इस हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और इस हिसाब से क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है कि ये आर्थिक समीक्षा के अनुसार भू उपयोग सांख्यिकी में सर्वाधिक भूमि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रफल किसका है? तो बंजर भूमि का है, चारागाह भूमि का है, उसर का है या वानिकी का है? वानिकी का जैसे अभी अभी हमने देखा है 8% है, चारागाह का 4% है। इसे हमें एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है तो भी हमें थोड़ा थोड़ा याद है। बंजर भूमि हमने देखी थी कि 10% है। अब कृषि ऊसर या कृषि योग्य भूमि कितने है ये हमें नहीं पता था, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, बंजर भूमि का सर्वाधिक है, 10% योगदान था। जैसे यहाँ पे देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 52.58%, ठीक है। बंजर भूमि 10.84% है, ठीक है। वानिकी 8.08% है। उष्ण एवं कृषि अयोग्य भूमि 6.92% है, ठीक है। चारागाह भूमि 4.86% है। तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, इस हिसाब से क्रम में आप इनको याद कर लीजिए। तो आरपीएससी की तरह हो गई, इसको छोड़ के और यहाँ से पूछना शुरू कर दे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे बंजर भूमि का सर्वाधिक है, ठीक है। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? भूमि जोतों की संख्या में पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 14.79, 6.95, 19.79, 11.14%।
तो यहाँ पे 11.14% है उनकी वृद्धि हुई है। जो हमारी बड़े आकार के भूमिज होते हैं ना, उनमें क्या जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती गई या परिवार में जिस हिसाब से अगर झगड़े हुए तो वो क्या हुआ, भूमि का बंटवारा हो गया। तो बड़ी जोतें जितनी कम होगी उतनी हमारी बड़ी जोतों की संख्या में जितनी कमी आएगी, संख्या में कमी आएगी ना, वो तो उतना ही हमारी भूमि जोतों की संख्या में वृद्धि होगी। तो बड़ी जोतों की संख्या में 11.14% की कमी है ये, तो उसी प्रकार हमारी भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये पूछ ले बाई चांस कि बड़ी जोतों की संख्या में कितना प्रतिशत की कमी आई, तो हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, जितनी वृद्धि हुई उतनी कमी हुई है, तो 11.14% की कमी होगी उसमें बड़ी जोतों में। कृषि गणना 1516 के अनुसार, एक तो मैं बता दूं, कृषि गणना हर 5 साल में की जाती है। कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख हेक्टेयर है। ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य में कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है, तो 76.55 लाख हेक्टेयर है हमारी कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या। 2010-11 में 68.88 लाख से 11.14% ज़्यादा है, जबकि बड़े आकार के भू जोतों में 11.14% की कमी है। ये वो सेम बात है जो मैंने अभी आपको करवाई है। ठीक है, सर्वाधिक सीमांत जोत है, ये भी पूछा जा सकता है कि कुल प्रचलित भूमि जोतों में सर्वाधिक संख्या किसकी है, तो सीमांत जोतों की सर्वाधिक संख्या है 40.12% हमारी सीमांत जोत है। ठीक है, जबकि कुल जोतों के क्षेत्रफल में, यहाँ तो संख्या की बात हो रही है, ठीक है ना, और क्षेत्रफल में देखिए तो 2010-11 की तुलना में 2015-16 में 1.24 की कमी है। ये भी अलग से पूछा जा सकता है कि हमारी जो क्या है कुल जोत है उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, तो 1.24% की कमी दर्ज की गई है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निजी के कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आरपीसी के द्वारा स्टेटमेंट पूछे जाते हैं ना, तो इस हिसाब से स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट पहला क्या है कि राज्य में कुल जोतों की संख्या में 50% से अधिक लघु और सीमांत जोतों की संख्या है। ठीक है, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो हमारी लघु जोतें हैं वो 40%, सॉरी सीमांत जोतें, लघु जोतें नहीं थी वो, सीमांत जोतें थी, वो हमारी 40% थी, ये नहीं है। ठीक है, सीमांत जोतें हैं 40%, तो ये सोचिए आप कि 40% तो यही हो गई। ठीक है, 40% ये होगी, तो लघु जोतें कम से कम इतनी तो होनी चाहिए ना कि 50% से दोनों को अगर मिला के हम देखें तो 50% से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से हमें करेक्ट लग रहा है। ठीक है, कथन बी देखें तो राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रहा है, जो वो 2010-11 की तुलना में 11.07 की कमी दर्शाती है। देखिए, मैं तो यहाँ पे यह मानती हूँ कि जब तक आपको एग्जैक्ट अगर इकोनॉमिक सर्वे अगर ऐसी चीज़ अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम तुक्केबाजी नहीं कर सकते, वहाँ पे एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए तो ही कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमने इस हिसाब से तुकबाजी कर ली कि 50% से ज़्यादा होने के चांसेस थे। क्यों, हमें पता था कि सीमांत जो होता है वो 40% है, तो कम से कम हमारी लघु जोत तो इतनी होनी चाहिए कि वो 50% से मिला के ज़्यादा हो जाए। अब यहाँ पे हम कैसे देखें, यहाँ पे जब तक हमें एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि भूमि जोतों का हमारा औसत आकार कितना है, तो हमें कैसे पता होगा कि इसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई है या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भूमि जोतों का औसत आकार, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 2.73 हेक्टेयर रहा, जो 2010-11 की तुलना में 11.07 की कमी दर्शाता है। चलिए, इस हिसाब से आएंगे, आरपीसी का इस हिसाब देती है कूटी से। कथन ए सही है, कथन बी गलत है, कथन ए गलत है या कथन बी सही है, कथन ए और बी दोनों सही है, कथन ए और बी दोनों गलत है। तो उत्तर क्या है हमारा, सी है, कथन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार सीमांत जोत कौन सी होती है, जो 1 या 2 हेक्टेयर से कम होती है, उसको तो बोलती है सीमांत जोत। ये तो है हमारी 40.12%, जिस पे अभी हम बात कर रहे थे। और दूसरी लघु जोत होती है, जो 1 या 2 हेक्टेयर होती है ना, वो लघु जोत कहलाती है, वो है हमारी 21.90%। तो इनको अगर दोनों को मिलाए ना, तो ये लगभग हो जाती है 63%। ठीक है ना, तो 50% से ज्यादा हो गई। और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है हमारे
कि राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार कितना है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है ये हमारा। 2.73 हेक्टेयर है, औसत आकार कितना है, तो 2.73 हेक्टेयर है हमारी जो भूमि जोतों का औसत आकार। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसमें 11.07 की कमी है, पहले 3.07 था, अब घट के इसका क्या हुआ 2.73 हो गया। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि गणना 2015-16 के अनुसार महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि आर्थिक समीक्षा में क्लियर दिया हुआ है, और जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारे भी जो प्रीलिम्स है उसमें भी पूछे जाने की संभावना है, या किसी में भी पटवार और ईटो कहीं में भी पूछा जा सकता है। ये तो 7.01 लाख, 6.54 लाख, 5.49 लाख, 7.75 लाख, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। 7.75 लाख है तो उसमें हमारी क्या है, महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या है, जो महिलाएं भूमि धारण कर रही है उनकी संख्या है 7.75 लाख। ये एग्जैक्ट डेटा हमें पता होना चाहिए। और इसमें वृद्धि कितनी हुई, देखिए बहुत वृद्धि हुई है, 41.94% की वृद्धि हुई है। क्यों 2010-11 में देखें तो महिलाएं 5.46 लाख भूमि जो था उसको ही धारण कर रही थी, उसमें 41% की वृद्धि हो गई, 7.75 लाख हो गई अब है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। कथन ये क्या कह रहा है कि राज्य में खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन रबी सीजन के खाद्यान्न की तुलना में अधिक होता है, ये पूछा जा सकता है। हालांकि कंफ्यूजिंग बहुत होता है ये, पर हमें देखिए हर चीज का डेटा हम याद नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि खरीफ का ज्यादा होता है कि रबी का ज्यादा होता है। ठीक है, कथन बी के अंतर्गत कहा जाता है कि वर्ष 2021-22 में खरीफ खाद्यान्न की तुलना में रबी सीजन में खाद्यान्न उत्पादन में ज्यादा कमी रही है। ठीक है ना, जो वृद्धि है ना उसमें कमी रही है। तो इसका जैसे ये कूट आएगा, ए सही है, बी सही है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, तो देखिए इसका राइट आंसर डी है कि दोनों ही कथन है ना वो गलत है। कैसे गलत है, ये देखिए खरीफ खाद्यान्न वर्ष 2021-22 में 84.90 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना थी, और यहाँ पे रबी खाद्यान्न का उत्पादन 140 लाख है। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, क्यों वहां पे कहा गया था कि खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन रबी की तुलना में ज्यादा होता है, तो वो गलत हो गया कि रबी खाद्यान्न का उत्पादन ज्यादा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए गत वर्ष में 116 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इसमें 27% कम रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, 8.16% की, तो ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पे ये ज्यादा होगा। ठीक है, कमी कमी देखें तो कमी तो हमारी खरीफ खाद्यान्न में ज्यादा हुई है, और अगर देखिए कि खाद्यान्न का उत्पादन किसका ज्यादा है तो हमारी रबी खाद्यान्न का उत्पादन ज्यादा है। तो एग्जैक्ट डेटा देखिए हम याद नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि किसका उत्पादन ज्यादा और किसकी जो उत्पादन में कमी है वो ज्यादा दर्ज की गई है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर वो सेम ही बात है, तो हमारा कथन क्या है देखिए, तिलहन के अंतर्गत खरीफ फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी शामिल है। ये आरपीएससी सीधा सीधा भी क्वेश्चन, तिलहन कौन से है खरीफ के अंतर्गत, दालें कौन कौन सी आती है खरीफ और रबी के अंतर्गत, यहाँ सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि निम्नलिखित में ये फसल है जो तो खरीफ के अंतर्गत आती है और ये फसलें हैं जो रबी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो तिलहन के अंतर्गत खरीफ फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी शामिल है, और रबी फसलों में राई, सरसों, तारामीरा और अलसी शामिल है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से शामिल है। रबी में जैसे इस सरसों का तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो जो हमारी उत्पादन होता है उसका तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से हमारे खरीफ में होती है और कौन कौन से यहाँ रबी में होते हैं। यहाँ पे कथन ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, जो तिलहन में खरीफ तिलहन होती है, खरीफ तिलहन में तो मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी होती है, और रबी तिलहन है उसमें राई, सरसों, तारामीरा और अलसी शामिल होती है। ठीक है, तिलहन का उत्पादन देखिए 92 लाख मीट्रिक टन हुआ था जो वर्ष 2021 के 79.57 लाख की तुलना में इसमें भी यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है 15% की। और तिलहन के अंतर्गत क्या क्या आता है वो हम क्वेश्चन में कर चुके हैं। राजस्थान में मरुक्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित है। यहाँ पे मैं बस आपको एक बता रही हूँ, आइडिया बता रही हूँ। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मरुक्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन ये सेम का सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए, जरूरी नहीं है।
मैं बस आपको यहाँ बता रही हूँ कि जैसे ये मरुक्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना को किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यहाँ पे हो सकता है कि कोई दूसरी परियोजना भी लिख दे और उसके बारे में पूछ ले। जैसे अभी हम अटल भूजल योजना की बात कर रही थी, वो किसके द्वारा वित्त पोषित है। तो अगर वहाँ पे वो होता तो वहाँ पे राइट आंसर हमारा वर्ल्ड बैंक हो जाता। जबकि यहाँ पे अब हम कर रहे हैं कि मरुक्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित है। तो यहाँ पे ये गलत क्वेश्चन होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके द्वारा ये वित्त पोषित है। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्गठन हेतु इसका लाभ श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर जिलों को मिलेगा। अवधि देखिए इसकी कितनी है, 5 साल है। ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल से हम जो हमारे पहले सेशन हो चुके हैं कृषि और संबंध क्षेत्र उस पर बात कर चुके हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ पे जाके और भी डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आजीविका मॉडल योजना में निम्नलिखित में कौन सा जिला शामिल नहीं है। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आरपीएससी कभी कभी ऐसे भी पूछ लेती हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जबकि हमारा क्या रहता है, मोस्टली ये रहता है कि हमारे माइंड में ये फ्रेम रहता है कि सही पूछा गया है, जरूरी नहीं वो सही पूछा जाए। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी अगर नहीं मिल जाए ना तो आप उसको क्या है हाईलाइट कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन जैसे नीचे रीड करते जाएंगे तो आपको माइंड में रहेगा कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो इस हिसाब से राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आजीविका मॉडल में जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, तो यहाँ पे प्रतापगढ़ शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है। ठीक है। मत्स्य विभाग की है ये हमारी आदिवासी मछुआरों के उत्थान खातर है आजीविका मॉडल, जो शून्य राजस्व मॉडल है। राज्य के 3 जलाशयों में जैसमंद उदयपुर में, माही बजार सागर बांसवाड़ा में और कडाना बैंक डूंगरपुर में आरंभ की गई है। और ये भी पूछा जा सकता है कि केस कल्चर योजना निम्नलिखित में किस में शुरू की गई। तो ये तीनों ऑप्शन दे दे बाई चांस, तो हमें पता होना चाहिए कि माई बाजार सागर बांसवाड़ा है उसमें केस कल्चर हमारी शुरू की गई है। सजावटी मछली परियोजना इसी प्रकार हमें पता होना चाहिए कि बिसलपुर टोंक में, तो ये पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है। ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, कभी भी देख लीजिए केंद्र सरकारी बैंक की संख्या कितनी है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है। और यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि भाई संख्या कितनी है और ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं है। 29 है, याद कर लीजिए आप इसको, तो 29 है। ठीक है। केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र किस स्तर पर है, ये जो हमारी सहकारिता की जो हमारी चैनल है ना उसके अंतर्गत ये जिला स्तर पर होते हैं, जिला स्तर पर होते हैं। और इनकी संख्या अभी राजस्थान में देखें तो 29 है। ठीक है। राज्य में दुग्ध संघ, ये भी फेवरेट रहा है। केंद्रीय सहकारी बैंक और दुग्ध संघ, इनकी तो संख्या याद ही कर लीजिए, इनकी 23 है फिलहाल। ठीक है। जो हमारा आर्थिक सर्वे था ना, इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें 23 दी गई है। अगर हम नॉर्मल देखें कहीं पे भी तो यहाँ तो 22 मिलेंगे या 21 मिलेंगे, पर हमें एग्जैक्ट 23 दिया हुआ है, तो 23 ही याद रखिए। उपभोक्ता थोक भंडार 37 और प्राथमिक भूमि विकास बैंक 36 है, इनकी भी संख्या याद रखिए, ये भी पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था। ठीक है। चलिए गाइस, आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ पीछे के सेशन इनके जाके देख लीजिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन का जो फ्रेम बताया है एक बार इसको देख कर फिर से आप उसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आरपीसी की तरफ पूछे जा सकते हैं, या इस चैप्टर से ये इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।